हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम कक्षा 11 के पाठ 8 कोशिका जीवन की इकाई, इस पाठ को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कोशिका की होती है, जीवन की इकाई होती है। जीवन की इकाई मतलब बिना कोशा के जीवन संभव नहीं है, अर्थात कोशा के सहारे ही क्या है, जीव क्या है, जीवित रहता है। सजीव, कोशा जीव की उपस्थिति ही क्या है, सजीव को दर्शाती है। अर्थात सजीवों में ही क्या होता है, कोशिका सेल उपस्थित होता है, जबकि निर्जीवों में सेल उपस्थित नहीं होता। सेल जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट निर्जीवों में अर्थात नॉन लिविंग में सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेल के आधार पे ही जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव। जिन जीवों का शरीर एक कोशा से मिलकर बना होता है उनको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे जीवाणु है, नीले हरे शैवाल है, ये आपके एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जबकि जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़ दिया जाए, संसार के जितने भी जंतु और पादप बचते हैं वो क्या होते हैं, आपके बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसीलिए कोशा को क्या सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अर्थात कोशिकाओं से ही मिलकर के सजीवों का शरीर बना होता है, इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई। और जितने भी जीवन संबंधी कार्य हैं वो कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें हम बोलते हैं क्रियात्मक इकाई। कुल मिला के हम बोलते हैं कोशा क्या है, सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब हम देखते हैं टॉपिक कोशिका की खोज। कोशा की खोज, कोशा की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने इसका वर्णन अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। किसमें किया था, माइक्रोग्राफिया में किया था। इन्होंने कार्क लिया, पौधे की छाल होती है कार्क, उस कार्क को उन्होंने थीन स्लाइस, पतली स्लाइस काटा, पतली परत के रूप में उसको काटा और अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने अध्ययन किया। तो उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि उन्होंने क्या पाया कि जो फिगर बन रहा था उनके माइक्रोस्कोप में कैसा बन रहा था, ये जो कोशिका होती है कार्क की वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई पड़ती। और ये क्या था, कार्क आपका मृत कोशा थी। अर्थात उन्होंने कार्क के सहारे उन्होंने मृत पादप कोशा को उन्होंने देखा। उन्होंने बताया कि ये जो संरचना था उस समय उन्होंने कहा यह सेलुली है, जो बाद में कोशा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सेल, CELL, सेल का मतलब होता है लैटिन भाषा में स्मॉल होम, छोटा घर। जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उस समय उस संरचना क्या नाम दिया था, सेलुली नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सेलुली, जो बाद में कोशा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात रॉबर्ट हुक ने पादप कोशा को, मृत पादप कोशा को अध्ययन किया और पादप कोशा की खोज। उसके बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक आए, उन्होंने जीवित कोशिका को देखा और बताया कि जीवित कोशिका भी होती है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने आर्किड की जड़ों में केंद्र की खोज की थी। वही केंद्र कोशा का दिमाग कहलाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहलाता है। अब आता है कोशा सिद्धांत। बाद में कोशा की डिस्कवरी के बाद कोशा सिद्धांत की खोज की गई थी। उसके लिए दो वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया था। 1838 ईस्वी में जर्मनी के पादप वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडन थे। कौन थे, मैथियस स्लाइडन थे। उन्होंने पादप कोशा का अध्ययन किया
और अध्ययन करके बताया कि संसार के जितने भी पादप होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं या उनके उत्पादों से। कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से संसार के जितने भी प्लांट होते हैं वो बने होते। ठीक उसी समय 1839 ईस्वी में एक प्राणी वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे। कौन? थियोडर स्वान थे। ये ब्रिटेन के थे। इन्होंने क्या किया था? जंतु कोशा पे खोजा था। किस पे काम किया था? जंतु कोशा पे। तो उन्होंने बताया कि जंतु कोशा की जो बाहरी परत होती है वो कोशा कला होती है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन होती है। बाद में उन्होंने पादप कोशा का अध्ययन किया तो बताया कि पादपों में जो सबसे बाहरी परत होती है वो कोशा भित्ति होती। मतलब प्राणी जो वैज्ञानिक थे स्वान, उन्होंने दोनों का अध्ययन किया, पादप का भी अध्ययन किया और जंतु का अध्ययन किया। तब अपने विचार को प्रस्तुत किया। कहा कि जो पादप और जंतु होते हैं कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं, साथ साथ उनके उत्पादों से मिलकर बने होते। इन्होंने अपना मत दिया। तो आपके स्लाइडेन एवं स्वान दोनों का मत एक दूसरे से मिलने लगा। तब दोनों ने मिलकर के कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? संयुक्त रूप से कोशा सिद्धांत प्रस्तुत किया। अर्थात इस कोशा सिद्धांत में क्या उन्होंने बताया कि संसार के जितने भी जंतु हैं, पादप हैं, वो कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से मिलकर बनी हुई है। अर्थात उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशा है। लेकिन वो असफल हुए ये बताने के लिए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता। भाई शरीर की वृद्धि होती है तो नई कोशिका कैसे आती है, वे दोनों लोग ये बताने में असमर्थ हुए। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए, रडोल्फ वर्च्यू, 1855 ईस्वी में उन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? कोशा विभाजन के द्वारा होता है। तब उन्होंने क्या किया था? एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होता है। अर्थात नई कोशिका जब बनती है तो पहले से मौजूद जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं में क्या होता है? कोशा विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी कोशिका है, इनके अंदर कोशा विभाजन हुआ तो दो बन गए, तो नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ? कोशा विभाजन से हुआ। कहां से हुआ? पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से। तब रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया? नया कोशा सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार क्या था? जो जीव होते हैं, पादप और जंतु, वो कोशिकाओं एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ये पहला नियम था। नंबर 2 कि नई कोशिकाओं को जो निर्माण होता है पहले से उपस्थित पूर्व कोशिकाओं में कोशा विभाजन से होता है। अर्थात नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ये दो सिद्धांत आज के युग में फेमस है कोशा सिद्धांत के रूप में। लेकिन इस कोशा सिद्धांत का एक अपवाद भी है। विषाणु जिसे वायरस बोलते हैं, यह अकोशिकीय है, मतलब असेलुलर है। अर्थात इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल की व्यवस्था नहीं है, मतलब ये सेल ही नहीं है, अकोशिकीय कहलाता है। इसीलिए क्या है? ये कोशा सिद्धांत का अपवाद कौन है? विषाणु है। क्योंकि सबने कहा था कि संसार जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वायरस जो है, विषाणु, वो ऐसा जीव है जो क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना नहीं होता। इसीलिए अपवाद है। अब आता है एनसीईआरटी में दिया गया है क्या आपका? कोशिका का समग्र अवलोकन। प्याज की कोशिका होती है, इसमें दिया गया प्याज की कोशिका जो होती है पादप कोशिका होती है। इसकी सबसे बाहरी जो परत होती है वो कोशा भित्ति होती है। अब मनुष्य के गाल की जो कोशिकाएं होती है वो जंतु कोशिकाएं होती हैं। इनके बाहर की जो कोशिका होती है वो कोशा कला होती है। पादप कोशिका में पहली जो परत होती है वो आपका क्या होता है? कोशा भित्ति होती है। ठीक उसके नीचे कोशिका कला होती। अब आता है सभी कोशिकाओं के अंदर, चाहे वो पादप कोशा है चाहे जंतु कोशा है, उन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक मिलता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए के बने होते हैं। यही डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं।
केंद्रक कला, केंद्रक जो होती है की संरचना में क्या होता है, केंद्रक कला पाया जाता है। अर्थात केंद्रक 4 चीज का बना होता है। पहली जो लेयर होता है केंद्रक कला, फिर केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे होते हैं। तो उसी केंद्रक कला की उपस्थिति के आधार पे 2 तरह के कोसा होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोसा होते हैं और यूकैरियोटिक कोसा होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एब्सेंट होता है, अर्थात उनके अंदर केंद्रक कला नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में विकसित केंद्रक होता है, उसके अंदर केंद्रक कला उपस्थित होती है, इसलिए उसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। जिसके अंदर केंद्रक कला नहीं पाए जाते उसे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी इत्यादि विकसित कोशिकांग आपके पाए जाते हैं। अब आता है कोशिका कला के ठीक नीचे जीवित द्रव्य होता है जिसे हम बोलते हैं कोसा द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यह सजीव होता है। कोशिकाओं के जितनी भी कोशिकीय अभिक्रियाएं होती हैं वो कोसा द्रव्य में संपन्न होती हैं। इसी कोसा द्रव्य में सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कोशिकांग जो होते हैं इसी कोसा द्रव्य में बिखरे होते हैं। राइबोसोम के बारे में, सभी जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोसा है चाहे यूकैरियोटिक कोसा है, उन दोनों के अंदर क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं और 80S। जो 70S राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के कोसा द्रव्य में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S भी राइबोसोम पाया जाता है और 80S भी। यूकैरियोटिक कोसा में 70S जो राइबोसोम होते हैं वो कोशिकांग के अंदर अर्थात हरित प्लवक के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। जबकि कोसा द्रव्य में जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक में वो 80S होते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है। अब आता है आपके एनसीईआरटी में दिया है कि एनिमल सेल में एक विशेष कोशिकांग जो पाया जाता है, क्या नाम उसका है, सेंट्रोसोम, जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है आपके कोसा विभाजन में मदद करते। सबसे छोटी जो कोसा होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी जो लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। जबकि सबसे बड़ी जो कोसा होती है वो क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा कोसा कहलाता है। और शरीर की सबसे लंबी जो कोसा होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोसा होती है। जीवाणु का जो लेंथ होता है वो कितना है, 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर है। जबकि मनुष्य के जो आरबीसी है उनका जो डायमीटर होता है आरबीसी का वो 7 माइक्रोमीटर होता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, कोसा का इंट्रोडक्शन के बारे में